आज चलेगी हमारी जीव विज्ञान की मैराथन क्लास। समय कम है इसलिए टू द पॉइंट बात होगी। आप लोग कॉपी निकाल लें और हेडिंग लगा लें। ठीक भैया, मैं व्याख्या करूंगा, व्याख्या भी नोट करते रहना। ओके बाबू। सबसे पहले हेडिंग लगाओ परजीवी रोग, क्योंकि परीक्षाओं में रोग बहुत पूछे जाते हैं। परजीवी रोग कौन कौन से हैं? मैंने ट्रिक लिखा है, काला सोना पाया मैंने। ठीक, काला सोना पाया मैंने। परजीवी रोग वो होते हैं जो किसी मच्छर से, मक्खी से या जीव के द्वारा फैलते हों। ठीक, काला से हुआ बाबू, काला सोना पाया मैंने से काला से हुआ कालाजार बीमारी। और कालाजार जो बीमारी होती है इसके परजीवी का नाम है लेशमैनिया। क्या नाम है? लेशमैनिया। एक कालाजार बीमारी किस मक्खी से फैलती है? बालू मक्खी से फैलती है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। अस्थि मज्जा को सभी लोग जानते होंगे। अस्थि मज्जा में ही हमारी आरबीसी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब बालक भ्रूणावस्था में होता है यानी गर्भ में होता है तब आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में नहीं होता है, तब आरबीसी का निर्माण प्लिया में होता है। कब? गर्भावस्था के दौरान। सब आए वही प्रश्न हैं, आई वही बातें हैं, नोट कर लियो। ठीक, काला से कौन सी बीमारी हो गई? कालाजार। सोना से बाबू हो गई सोने की बीमारी। और सोने की बीमारी का जो परजीवी है ट्रिपेनोसोमा। जहाँ मैं देखो पीछे लिखो है सोमा। और बीमारी कौन सी है? सोने की। ये बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होती है। कुछ लोगों को तो फालतू मुझे बीमारी है, मक्खी काटी हो चाहे ना काटी हो। सोने की बीमारी से प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क है, याद रखना। तो सोने की बीमारी के परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा और जो है सोना। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। परजीवी रोग है काला सोना पाया मैंने में। अब आएगा पाया शब्द। पाया शब्द के देखो, पाया से बनेगा पायरिया। पायरिया के परजीवी का नाम है एंटमीवा जिंजीवेलिस। एंटमीवा जिंजीवेलिस। याद ऐसे कर लियो कि जब पायरिया होता है तो पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़े। तो मसूड़ों में जंग जैसी लग जाती है, तो बस यहीं से याद हो जाएगा जिंजीवेलिस। यानी हमको पायरिया हुआ तो हमारे मसूड़ों में जंग लग गई, जिंजीवेलिस। अगले बीमारी का नाम है, परजीवी रोग का नाम है पेचिस। और जब किसी व्यक्ति को पेचिस होता है, पेचिस तो जानते हो, लेट्रिन, धय लोटा। पेचिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बड़ी आंत। तो जब व्यक्ति को पेचिस होता है तो हाथ में उसके लोटा लटका रहता है। लोटा लटको रहा 24 घंटा। तो पेचिस के परजीवी का नाम हुआ हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका का मतलब है लोटा लटका। ठीक। मलेरिया। मलेरिया का मैंने ट्रिक लिखा है ना, काला सोना पाया मैंने, तो मैंने से है मलेरिया। मलेरिया के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है भैया? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम है, ये फैलता किससे है? मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर से फैलता है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उससे तिल्ली या प्लीहा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तिल्ली या प्लीहा। तिल्ली या प्लीहा के ऊपर एक क्वेश्चन और याद रखना, जो अपनी तिल्ली या प्लीहा होती है इसको शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक भी कहते हैं, इस बात को जरूर याद रखना। ओके, मैंने लिखा भी है कि प्लीहा या तिल्ली आरबीसी की कब्रगाह भी है। आरबीसी की कब्रगाह का मतलब है कि हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। लेकिन आरबीसी मरती कहाँ हैं? तो आरबीसी मरती हैं प्लीहा में, तिल्ली में जाकर। इसलिए आरबीसी की कब्र कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो शरीर का ब्लड बैंक भी प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। एक बार रिपीट सुन लो। काला सोना पाया मैंने परजीवी रोग है। काला से कालाजार। कालाजार के परजीवी का नाम है लेशमैनिया। सोने की बीमारी की परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा, पीछे लिखो है सोना। पायरिया के परजीवी को नाम है जिंजीवेलिस, यानी दाढ़ में लग गो है हमारे जंग। पेचिस में लोटा लटको है तो हिस्टोलिटिका। मलेरिया में प्लाज्मोडियम। कौन सा अंग प्रभावित? तिल्ली या प्लीहा। जो प्लीहा या तिल्ली होती है इसको आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं और शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। अगला एक और बात याद रखना कि प्लीहा या तिल्ली में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आरबीसी का भक्षण करती हैं। अब ऐसे याद समझ लेना कि आरबीसी कहाँ आके मरती हैं? प्लीहा या तिल्ली में। जन्म कहाँ लेती हैं?
अस्थि मज्जा में। तो जो आरबीसी मरती हैं उनको कुकर में डालकर हम नष्ट करते हैं। तो कौन सी कोशिकाएं? कुफर कोशिकाएं। ये ध्यान रखना कि आरबीसी को कौन नष्ट करता है? तो प्लीहा की कुफर या कुकर कोशिकाएं। ठीक। एक और परजीवी रोग है जिसका नाम है फाइलेरिया। फाइलेरिया में बाबू क्या होता है? पैर जो है बहुत भारी ऐसा हो जाता है, मोटा हाथी जैसा। तो फाइलेरिया को हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव, और यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, और इसके परजीवी का नाम बुचेरिया है। हम ऐसे याद रखत हैं कि जैसे मान लो तुम्हारो हाथी पाँव हुई गो, तो लोग पूछत भैया क्यों लेग में क्या हो गया? मेरे अंग्रेजी पोकन वाले हैं तो सीधे कहते भैया क्यों लेग में क्या हो गया? तो क्यों लेग से मतलब हुआ क्यूलेक्स मच्छर। तब तुम गांव में क्या बोलते हो? भैया मच्छर ने हमें बुचर दो, काट दो। तो इसके परजीवी का नाम क्या हुआ? बुचेरिया। ठीक। अगला आओ, जीवाणु जनित रोग। देखो, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी जीवाणु की खोज? ल्यूवेनहॉक ने। और जीवाणु कैसे होते हैं बाबू? एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। ये ध्यान रखना। जीवाणुओं में जो जनन होता है, जनन का मतलब है बढ़ते कैसे हैं, तो जीवाणुओं में जनन जो है वो विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन माने होता है टूटना। जैसे एक जीवाणु बड़ा हो गया तो टूट जाएगा, 2 बन जाएंगे, फिर 2 से 4 बन जाएंगे। तो जीवाणु एक कोशिकीय होता है और इसमें जनन विखंडन के द्वारा होता है। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं इनकी ट्रिक समझ लो। एक बाबू होता है हैजा। हैजा को गांव में क्या बोलो जाता है? कालरा। तो बस इसके जीवाणु का नाम हो गया कॉलेरा। हैजा को कालरा और बोलो जाता है, इसलिए कालरा इस वजह से बोलते हैं, इसके जीवाणु का नाम कॉलेरी है। ठीक। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। मालूम है, पेट खराब हो जाता है, उल्टी आना, टट्टी आना। प्लेग एक बीमारी होती है जो पहले चूहा से फैलती थी। चूहा के जो पिस्सू नहीं होते, जैसे चूहा कहीं मर जाए 100-200, फिर वो उनके पिस्सू उड़ते हैं हवा में, फिर सांस के माध्यम से जाते हैं बॉडी में, तो हमको प्लेग बीमारी होती है। प्लेग के जीवाणु का नाम है पेस्टिस। प्लेग पेस्टिस। प्लेट में रखी हमने पेस्टी, तो प्लेट में रखी है पेस्टी, तो प्लेग से हो गया प्लेग और पेस्टिस हो गया पेस्टिस। और प्लेग बीमारी में क्या होता है? हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, हमारा आँख प्रभावित हो जाती है, गले में गांठियाँ ऐसी निकल जाती हैं। तुम इसके जीवाणु का नाम याद रखना। निमोनिया के जीवाणु का नाम न्यूमोनी है, जो तो सीधो सामने है। जैसी बीमारी को नाम है वैसे जीवाणु को नाम है। और निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है भैया? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा प्रभावित हो बच्चन को निमोनिया हो जाता है। ठीक। अगला बाबू है टाइफाइड। टाइफाइड को बोलते हैं आंत का बुखार। क्या बोलते हैं? आंत का बुखार। और इस बीमारी का नाम टाइफाइड इस वजह से पड़ा क्योंकि इसके जीवाणु का नाम ही है टाइफोसा। और जब टाइफाइड को आंत का बुखार बोलते हैं तो अंग प्रभावित कौन सा होगा? आंत ही तो प्रभावित होगी। ठीक। अगला डिप्थीरिया एक बीमारी होती है और इसका नाम डिप्थीरिया इस वजह से पड़ा क्योंकि इसके जीवाणु का नाम ही है डिप्थीरिया। ठीक। डिप्थीरिया में क्या होता है? जो अपनी श्वास नली होती है इसके ऊपर धीरे धीरे एक झिल्ली ऐसी चढ़ने लगती है और धीमे धीमे वो झिल्ली इतनी ज़्यादा चढ़ जाती है कि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और मौत हो जाती है। तो इस वजह से प्रभावित अंग कौन सा हुआ? श्वास नली। काली खांसी को हम लोग कुकर खांसी और बोलते हैं, लगातार खरखर करके रह जाती। काली खांसी के जीवाणु का नाम अलग है, इस वजह से एग्जाम इम्पोर्टेंट है। और इसके जीवाणु का नाम है परटूसियस को ऐसे याद रखिए, जब का खांसी होता है तो दूसरे पे, यानी पर माने होता है दूसरे पे थूकियस, पर थूकियस। ठीक। इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? खांसी में आप जानते हो फेफड़ा और श्वास नली प्रभावित होगी। टिटनेस के जीवाणु का नाम टिटेनी है, सेम जीवाणु है। ठीक। और टिटनेस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका तंत्र न्यूरॉन सिस्टम प्रभावित हो जाता है। जंग लगी हुई कील लग गई या कोई भी चीज़ लग जाए ऐसी तो टिटनेस हो जाता है। एक रोग है तपेदिक को बोलते हैं हम लोग क्षय रोग या टीवी या यक्ष्मा। 4 नाम हैं, तपेदिक, क्षय रोग, टीवी या यक्ष्मा। और इसका नाम टीवी इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसके जीवाणु का नाम ही है ट्यूबरकुलोसिस। जीवाणु का नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। इस वजह से जा बीमारी को नाम टीबी है। ठीक। दूसरा याद रखियो,
अब टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है सबको मालूम होना चाहिए, फेफड़ा। इतने तो लल्ला नहीं हो तुम्हें जो नहीं मालूम हो टीबी में कौन सा अंग प्रभावित हो। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम है लेप्री। कुष्ठ रोग में क्या होता है, पूरा त्वचा में गांठियाँ इसी पड़ जाती हैं, कोड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक। तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्राचीन समय में जब व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता था तो उसके शरीर पर एक लेप चढ़ाया जाता था, उसका आयुर्वेदिक औषधियों का लेप चढ़ाते थे। तो इसी वजह से इसके जीवाणु का नाम क्या हो गया, लेप्री हो गया। अब एक बार रिपीट सुन लो, रिपीट सुनियो। कुष्ठ रोग में लेप चढ़े हैं, टीबी के जीवाणु का नाम ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी में दूसरे पर थूक दिया परटूसियस, ठीक, जो अलग अलग जीवाणु भी याद रखियो। प्लेग के जीवाणु का नाम पेस्टिस, यानी प्लेट में ली हमने पेस्टी, और हैजा के जीवाणु का नाम है कालरा, ठीक। आगे आवो, नोट एक करना कि जो टीबी बीमारी होती है इसके लिए डॉट परीक्षण किया जाता है। कोई तुमसे पूछते कि डॉट परीक्षण किस रोग से संबंधित है तो सीधा बताना टीबी से संबंधित है, यक्ष रोग से, क्षय रोग से संबंधित है या यक्ष्मा से संबंधित है। और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। एक टीका इसी वजह से बनाया गया जिसका नाम है डीपीटी का टीका। डीपीटी का जो टीका होता है बाबू वो 3 रोग में लगता है। डी का मतलब हुआ डिप्थीरिया, पी का मतलब हुआ परटूसियस, परटूसियस किसके जीवाणु का नाम था, काली खांसी का, और टी का मतलब हुआ टिटनेस। तो डीपीटी का टीका 3 रोग में लगता है, डिप्थीरिया, परटूसियस और टिटनेस। यहाँ परटूसियस ना लिखकर उन्होंने लिख दिया काली खांसी। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस किसी को है तो भैया वो डीपीटी का टीका अपने लगवा ले। अगला विषाणु जनित रोग। विषाणु की हम बात करें पहले। विषाणु जो होता है उसको सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, विषाणु को कहते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। याद ऐसे कर लियो कि विषाणु को रोकना हर काऊ के बस की बात नहीं है। अब फैलो तो कौन सो, वो कोरोना वायरस फैला था, तो भाई वायरस जनित रोग कहें या विषाणु जनित रोग कहें, इसको रोकना काऊ के बस की नहीं है, तो इवानोव्स्की। और इसको सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अब विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, एक तो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर, यकृत। लीवर ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और है, ये भी याद रखना। अगर तुमसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो तुम लीवर बता दियो भैया, लीवर, ठीक, लबरे। रेबीज में क्या होता है, कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, तो रेबीज बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को पानी से डर लगता है, तो पानी को बोलते हैं हाइड्रो और डर को बोलते हैं फोबिया, इसलिए रेबीज बीमारी का दूसरा नाम हो गया हाइड्रोफोबिया। और रेबीज बीमारी में क्या होता है, आपका केंद्रीय नाड़ी तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है, पूरा केंद्रीय नाड़ी तंत्र, कंकाल तंत्र और आपका तंत्रिका तंत्र सब कुछ प्रभावित हो जाता है, आदमी कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है। खसरा, खसरा एक बीमारी होती है और खसरा के वायरस का नाम है मोरबली। अब याद ऐसे कर लियो, हाँ, रेबीज के वायरस का नाम रेबीज ही है। खसरा यानी खतरा, खसरा कैसे याद रखियो, खतरा, और खतरा कैसा होता है, मोरबली होता है, मोर बलशाली होता है। खतरा कैसा होता है, मोर बलशाली होता है, और इसके प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। इसको केवल वायरस पूछो जाता है। एड्स, यदि किसी व्यक्ति को एड्स है तो एड्स के वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। क्या नाम है, रेट्रोवायरस। और एड्स रोग में क्या होता है, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। मतलब अगर जुखाम होगा तो बताओ जुखाम नहीं ठीक हुई रहो, शरीर में कोई घाव है तो महीनों तक कोई घाव नहीं ठीक हो रहा है, ठीक। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखना 1 दिसंबर को। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो इसके लिए क्या किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि एलिसा परीक्षण किस रोग में करते हैं, तो एड्स रोग में करते हैं। और एड्स रोग में क्या होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने का मतलब है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है, WBC। WBC का कार्य जो होता है, यानी जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं रक्त की, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं।
तो उसी में एक WBC जिसका नाम है T4TH लिम्फोसाइट्स। कौन सी? T4TH लिम्फोसाइट्स। जब शरीर की T4TH लिम्फोसाइट्स नामक WBC नष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति को एड्स हो जाता है। यानी एड्स रोग में यही काम होता है, WBC नष्ट होगी, लेकिन कौन सी WBC? T4TH लिम्फोसाइट्स नामक WBC नष्ट होती हैं। और एड्स रोग में कौन सा परीक्षण? एलिसा परीक्षण। ठीक। पोलियो के वायरस का नाम पोलियो है। और पोलियो में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और पोलियो का टीका किसने बनाया था? जॉन साल्क ने बनाया था। इसलिए पोलियो के टीका को साल्क टीका भी कहा जाता है। ध्यान रखना, पोलियो दिवस है 24 अक्टूबर और पोलियो का टीका जॉन साल्क ने बनाया था, इसलिए इसको साल्क टीका भी कहते हैं। चेचक आप जानते हो, गांव में माता आता बोलते हैं, छोटी माता। तो चेचक में क्या होता है? पूरे शरीर में दाने ऐसे निकल आते हैं, ओले ऐसे पड़ जाते हैं, जिन्हें देखकर हमें बैर ऐसा लगता है, घिन ऐसी लगती है। तो चेचक के वायरस का नाम हुआ बैरिओला। चेचक में पड़ गए ओला और उन ओलों से हमें घिन है, बैर है, तो बैरिओला वायरस। कौन सा अंग प्रभावित होगा? त्वचा। डेंगू तो आप जानते हो। डेंगू रोग में क्या होता है कि व्यक्ति के हड्डियों में बहुत दर्द होता है, इसी वजह से डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, ये ध्यान रखना। हड्डियों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, इसलिए डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। याद ऐसे कर लियो कि हड्डी और एड़ी में दर्द है तो एड़ी का मतलब हुआ एडीज इजिप्टी मच्छर। अब डेंगू के कितने मच्छर हैं? डेंगू के लिए तो अरबों मच्छर हैं, तो इसके वायरस का नाम क्या हुआ? अरबो वायरस हुआ। ठीक। एक बीमारी होती है रानीखेत बीमारी, किसमें पाई जाती है? मुर्गियों में। ये भी वायरस जनित बीमारी है। याद ऐसे कर लियो कि खेत में कौन घूमती हैं? मुर्गा और मुर्गियाँ, तो मुर्गियों में। ठीक। अगला एक रोग है मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग क्योंकि मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस नामक एक झिल्ली पाई जाती है, इसी रोग के नाम की झिल्ली पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस झिल्ली कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना मस्तिष्क में पाई जाती है। और मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है? व्यक्ति को दिमागी बुखार आने लगता है। नहीं, एकदम दिमाग हमेशा गर्म लगता है कि बुखार घुसो पड़ो है। तो इससे प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। रिपीट कर दें, मेनिंजाइटिस रोग में मस्तिष्क प्रभावित, रानीखेत बीमारी मुर्गियों में, डेंगू के अरबों मच्छर हैं, मच्छर को नाम है एडीज, चेचक में हमें बैर लगत, ओला ऐसे गिरपत हैं, बैरिओला वायरस। ठीक। एड्स के वायरस का नाम है रेट्रो वायरस, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म, एलिसा परीक्षण करत हैं, T4TH नाम की लिम्फोसाइट्स नष्ट हो जाती हैं, खतरा मोर बलशाली होता है तो मोरबली, रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होता है, विषाणु को सजीव निर्जीव की कड़ी कहते हैं और इसका जनक जो है, खोजकर्ता जो है, इवानोव्स्की हैं। अगला कुछ और रोगों की बात करते हैं। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को बोलते हैं आनुवंशिक रोग है भैया। एक ऐसा रोग है, आनुवंशिक रोग है। और हीमोफीलिया में क्या होता है? अधिरक्त स्राव। अधिरक्त स्राव का मतलब ये हुआ शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रक्त लगातार बहके रह जाता है, इसी वजह से इस रोग को अधिरक्त स्राव कहते हैं। अब शरीर में रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो विटामिन के बनाता है। तो इस रोग में विटामिन के की कमी हो जाती है बॉडी में। यह आनुवंशिक रोग है। रक्त का थक्का बनने का मतलब है कि हम मान लीजिए कट गए तो 2 से थोड़ा बहुत कट गए, नहीं गर्दन काटे बैठे हो, थोड़ा बहुत कट गए तो 3 से 5 मिनट में रक्त का बहना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद होता नहीं है, इसी को हीमोफीलिया बोलते हैं। अगला रोग होता है वर्णदांधता रोग। वर्णदांधता रोग में क्या होता है? व्यक्ति को लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है। ठीक, लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है। और यह भी रोग कैसा है? आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है। जब रेलवे की नौकरी करने जाओ तो वर्णदांधता रोग का परीक्षण होता है कि ट्रेन पहचान पायो कि नहीं पहचान पायो। लाल बत्ती जल रही, हरी बत्ती जल रही, तुम्हें मंसूर दास बन गए एकदम, तो तुम तो ट्रेन ही एक एक पटरी भी तो छुड़वाई दियो। ठीक। अगला 21वीं जोड़ी का जब गुणसूत्र त्रिगुण सूत्रता में होता है,
यानी 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र में जब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाए, ठीक, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अगर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो यानी उसका मतलब हुआ त्रिगुण सूत्रता हो जाए, 3 हो जाए, तो व्यक्ति को डाउन्स सिंड्रोम नामक रोग होता है। डाउन्स सिंड्रोम रोग में क्या होता है, व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, कुल मिला के समझ लो पागल व्यक्ति। ठीक, पागल व्यक्ति में गुणसूत्र ज़्यादा होता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। सबको मालूम होगा, निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया। और इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल। हम ऐसे याद रखा था कि निकट आओ, निकट आओ, तो निकट से क्या हुआ? निकट दृष्टि दोष। आओ से मतलब हुआ अवतल लेंस। ठीक भाई। और दूसरा नाम याद रखना, मायोपिया पूछते हैं। जब जामे अवतल लेंस को प्रयोग हुए तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगे? उत्तल। सीधी सी बात है। दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जब व्यक्ति हाइपर हुई जात है तो वहाँ से व्यक्ति दूर हुई जात है, तो दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला, ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में व्यक्ति की हड्डी प्रभावित होती है। कौन सी हड्डी? हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी का तिरछा टेढ़ा मेढ़ा होना। और हड्डी रोग की जांच के लिए हम लोग कौन सा परीक्षण करते हैं? तो बीएमडी परीक्षण करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि बीएमडी परीक्षण किस रोग में किया जाता है? तो हड्डी रोग में। बीएमडी का मतलब हुआ, बी का मतलब हुआ बोन, ठीक, एम का मतलब हुआ मिनरल, मिनरल, और डी का मतलब हुआ डेंसिटी, यानी हड्डियों में मिनरल की क्षमता कितनी रह गई है, कौन कौन से खनिज तत्व कम हो गए हैं, इस वजह से तुमको ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो गया। तो बी से याद रखना, बोन होता है, और हड्डी रोग में परीक्षण किया जाता है बीएमडी परीक्षण। अगला, कैंसर। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी। और कैंसर रोग में कौन सा परीक्षण किया जाता है पता लगाने के लिए? तो बायोप्सी परीक्षण करते हैं। बायोप्सी परीक्षण कैंसर के लिए है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। कैंसर क्यों होता है? जब शरीर में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि हो जाती है। अनियमित वृद्धि, अचानक कोशिकाएं बढ़ गईं, खराब कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि हो गई, तो पहले बनता है ट्यूमर, और ट्यूमर जाता है फट, तो व्यक्ति को हो जाता है कैंसर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि से कौन सा रोग होता है। कैंसर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वैसा कैंसर है बॉडी में कहीं हो जाए, और एक होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्यों होता है? जब शरीर में WBC कोशिकाओं की, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं की अनियमित वृद्धि हो जाए, एक्स्ट्रा से ज़्यादा हो जाए, तो आपको ब्लड कैंसर होगा। ठीक। अगला, तो कैंसर में 4 फरवरी, रोग के लिए बायोप्सी परीक्षण, अध्ययन ओंकोलॉजी, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि से कैंसर होता है, और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है? WBC की संख्या ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बीमारी होती है एथलीट फुट। एथलीट फुट होती है कवक की वजह से, कवक। ठीक। और इस रोग में क्या होता है? जो पैर की उंगलियां होती हैं, इनके बीच में वो दाद ऐसी नहीं हो जाती है, सड़ने लगती हैं, उसी को एथलीट फुट रोग बोलते हैं। एक कवक से होता है। अगला बाबू है ग्लूकोमा रोग। ग्लूकोमा रोग को काला मोतियाबिंद बोलते हैं। ग्लूकोमा रोग को क्या बोलते हैं? काला मोतियाबिंद। और इससे कौन सा प्रभावित होता है? तो आँख। ये ध्यान रखना। एक रोग और है ट्रैकोमा। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोमा और ट्रैकोमा से कौन सा प्रभावित होता है, तो सीधा बता देना, आँख प्रभावित होती है। ठीक। कुछ समस्थानिक हैं जिनके उपयोग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बाबू है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 से हम ट्यूमर की जांच करते हैं कि बॉडी में कहाँ ट्यूमर है। ये समस्थानिक है। समस्थानिक को हम लोग आइसोटोप भी बोलते हैं। इनसे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, उनका चिकित्सा में यूज किया जाता है। एक है सोडियम 24, रक्त के प्रवाह की गति का मापन। ठीक भैया, रक्त के प्रवाह की गति का मापन, की बॉडी में रक्त का प्रवाह धीमा है कि तेज है,
ठीक, इसी के लिए कौन सा जांच किया जाता है? सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखना, जब शरीर में रक्त में सोडियम की कमी होती है, जब रक्त में सोडियम की कमी होती है तभी व्यक्ति को प्यास लगती है। क्या लगती है? प्यास। एक है कार्बन 14। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कंकाल प्राप्त हो गया, अब जो ही नहीं पता चल रहा है कितने साल पुरानो है, तो वाकई लिए कार्बन 14 का प्रयोग करो जात। एक है फास्फोरस 32 समस्थानिक, और फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार में, ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला बाबू है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 एक समस्थानिक है और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 समस्थानिक से गामा किरणें निकलती हैं। ये पूछा जाए कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं, तो गामा। अगला एक है बाबू आयरन 59। यफी का मतलब हुआ आयरन 59, और आयरन 59 से अरक्तता का पता लगाया जाता है। अरक्तता का मतलब है खून में क्या कमी है, इसका पता लगाया जाता है आयरन 59 से। एक बाबू है आयोडीन 131। आयोडीन 131 एक समस्थानिक है जो थायराइड ग्रंथि में कोई कमी है, ये थायराइड ग्रंथि जो होती है इसमें यदि कोई कमी है तो इसका पता लगाता है आयोडीन 131। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है। अंतःस्रावित ग्रंथि शरीर की कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो है आपकी थायराइड, ये ध्यान रखना। और थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है जो आयोडीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण का मतलब है आयोडीन को पचाने में मदद करता है। तो ठीक भैया, तो इस ध्यान रखना, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में, आयरन 59 अरक्तता का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 कैंसर गामा किरणें, फास्फोरस 32 ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में, कार्बन 14 जीवाश्म की आयु, सोडियम 24 रक्त प्रवाह की गति, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान। हो गया। अगला देखो, कुछ हम पोषक तत्वों की बात करते हैं। एक है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में समझ लें सभी लोग ध्यान से। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वर्जीलियस ने। किसने किया था? वर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन जो है वो रासायनिक व उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है। रासायनिक व उपापचयी क्रियाओं का मतलब ये हुआ हमारे शरीर में तमाम चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं, फिर बिगड़ती हैं। तो ये सब काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तथा पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत, इतने रखें, बाद बढ़ें अगले वीडियो में।